Hello students, welcome back. In the last lecture, we were discussing about modern periodic table. So today we are going to continue with modern periodic table. As we have already discussed, this table was proposed on the basis of experiment performed by Henry Moseley. तो हेनरी मॉसले ने 1913 में जो एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करके, उसके बेसिस पे उन्होंने ये लॉ प्रिडिक्ट किया था विच इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है? The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Of elements are periodic function of their atomic number. तो यहाँ पर हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ना कि एटॉमिक मास पे या एटॉमिक वेट पे. तो इस टेबल को जब बनाया जाता है, यहाँ पर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती हैं? देयर आर 7 पीरियड्स इन दिस पीरियोडिक टेबल और देयर आर 18 ग्रुप्स इन दिस पीरियोडिक टेबल. तो 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. अब ये जो 7 पीरियड्स हैं, इनकी नंबरिंग की जाती है फ्रॉम 1 to 7. अर्थमेटिक नंबर से नंबरिंग करते हैं. 7 पीरियड्स की बात करेंगे. दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7. जब सबसे पहला पीरियड जब हम देखते हैं तो n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट पीरियड जो है, इसमें 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं. तो इट कंटेन 2 एलिमेंट्स. जब n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड पीरियड की बात होती है, तो सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. n इज इक्वल टू 3, यहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. जब n इज इक्वल टू 4 आता है, तो यहाँ पर 18 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. n इज इक्वल टू 5 जब होगा, तो यहाँ पर 18 एलिमेंट्स ही होंगे. n इज इक्वल टू 6 जो है, इसमें 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं. और n इज इक्वल टू 7 जो है, इसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप्स की. तो ग्रुप्स कितनी हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर? ग्रुप्स होती हैं 18. इन ग्रुप्स की नंबरिंग कैसे करते हैं? इन ग्रुप्स की नंबरिंग जो है वो भी की जाती है अर्थमेटिक नंबर का ही यूज़ करके. तो देयर आर 18 ग्रुप्स. So these are the vertical column numbered from 1 to 18. तो इस तरीके से वर्टिकल कॉलम में जो अरेंज्ड हैं एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स. और कितने ग्रुप्स होते हैं? 1 से लेके 18 तक इतने ग्रुप्स हैं. ग्रुप नंबर 1 जो है, इसको बोला जाता है एल्कली मेटल्स. ग्रुप नंबर 2, इसको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इसके बाद में आता है ग्रुप नंबर 15. ग्रुप नंबर 15 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली भी कहलाता है. और नाइट्रोजन फैमिली का एक नाम है निकोजन्स. ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोला जाता है चैल्कोजन्स. ग्रुप नंबर 17 दैट इज हेलोजन फैमिली बोलते हैं इसको, और इसकी गैसेस को बोला जाता है हेलोजन्स.
और ग्रुप नंबर 18 जो है दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो ग्रुप्स को दिए गए हैं। सभी ग्रुप्स को कॉमन नेम नहीं दे रखे, कुछ ग्रुप्स को जो है वो कॉमन नेम दे रखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन नामों का यूज किया जाता है। चैल्कोजेंस, निकोजेंस, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ऐसे नाम यूज किए जाते हैं, वो इन ग्रुप्स को प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में ये तो हमने बात की मेन फ्रेम की। मेन फ्रेम के नीचे दो हॉरिजॉन्टल रोज और रखी हुई हैं पीरियोडिक टेबल के साथ ही। तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट, 2 हॉरिजॉन्टल रोज आर प्लेस्ड बिलो द मेन फ्रेम ऑफ periodic table. These two rows are called lanthanoids and actinoids. तो इनको lanthanoids और actinoids बोला जाता है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल्स देखेंगे बुक के अंदर, तो इस तरीके से तुम्हें नीचे दो रोज रखी हुई मिलेंगी। इसका सबसे पहला एलिमेंट लैंथेनम होता है, इसका सबसे पहला एक्टिनियम होता है, तो ऊपर वाले को बोला जाता है लैंथेनॉइड। ये सभी एलिमेंट लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। ये जो एलिमेंट जो एक्टिनियम के बाद आते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है बुक्स के अंदर। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो बच्चों, यहां पर जो पीरियोडिक टेबल है इसको हम कैसे बनाते हैं? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में आप एलिमेंट्स को रखते हो, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तब ये ब्लॉक्स जो है वो आप समझा सकते हो। कितने ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये नाम किस बेसिस पे रखे हैं? ये नाम रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स are named on the basis of last electron entering into the subshell। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर फिल किया गया, उसके बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को इन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो जब आप इन ब्लॉक्स को पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो आपको एस ब्लॉक जो है वो यहां दिखाई देगा। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दे फॉर्म द एस ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है वो एस और इसके बीच में दिखाई देगा, दिस इज डी ब्लॉक। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और नीचे जो रखे हुए हैं दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से आपने 4 ब्लॉक्स बना दिए पीरियोडिक टेबल के ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहां जो भी आप एलिमेंट रखोगे उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से सबशेल में जाएगा? एस सबशेल में। तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। यहां जो एलिमेंट रखा जाएगा उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पी सबशेल में, तो उसको बोला जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां जो भी एलिमेंट मिलेगा उस एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा? डी सबशेल में, तो उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। यहां जो एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में भरा जाता है, इस वजह से इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक बता सकते हैं। तो देखो, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने सेकंड चैप्टर में लिखना सीखा था उसी पर वापस जाते हैं। शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1।
एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या लिखा जाएगा, इट विल बी 1s1। s1 आ गया, कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एस सबशेल में, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक का। अब देखो नेक्स्ट हीलियम, एटॉमिक नंबर होता है 2, कन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं 1s2, कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन गया, एस में, तो ये किस सबशेल का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक का। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2 2s1, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अब ये हो गया, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सबशेल में, तो ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2 2s2, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस सबशेल में, तो ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक का। इसके बाद देखो बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया, कौन से सबशेल में जा रहा है, पी सबशेल में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और इसकी पोजीशन जब आप देखोगे तो पी ब्लॉक में आपको देखने को मिलती है। बोरॉन के बाद में आता है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से में, पी सबशेल में जा रहा है, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। और एग्जांपल लेते हैं हम डी ब्लॉक के। चलो आयरन जो है, आयरन का ब्लॉक बताइए क्या होगा, तो आयरन का एटॉमिक नंबर मैं आपको बता देता हूं 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखिए, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो कन्फिग्रेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 2 2 4 6 10 2 12 18 20 26, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने कहां भरा है, डी सबशेल में, तो डी सबशेल में भरा है, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक का। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन हम कहां भरते हैं वो डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक में लाई करेगा। तो इस तरीके से हम ब्लॉक फाइंड आउट कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट का। अब देखो बच्चों, यहां पर एलिमेंट्स को जब पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जा रहा था और नए एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो रहे थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। एक एलिमेंट डिस्कवर किया अमेरिका ने और रशिया ने एक साथ साइमल्टेनियसली, और उस एलिमेंट के नॉमेनक्लेचर पे जो है वो दोनों कंट्रीज में एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया। अमेरिका वाले उस एलिमेंट को अपने साइंटिस्ट के नाम पे रखना चाहते थे उसका नाम, और रशिया वाले जो थे वो उस एलिमेंट का नाम अपने साइंटिस्ट के नाम पे रखना चाहते थे। तो एक कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशन आ गई और दोनों को पैसिफाई करना जो है वो एक टिपिकल टास्क बन गया। इस वजह से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दैट इज IUPAC ने इस तरह की प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए क्या किया, एक सिस्टम बनाया। ये सिस्टम जो है इसको हम यूज करते हैं फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स with atomic number greater than 100। तो जो एलिमेंट्स आज के टाइम पे सिंथेटिक एलिमेंट्स जिनको बोला जाता है, जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो रहे, वो ज़्यादातर ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले ही एलिमेंट्स हैं जो रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं पिछले कुछ टाइम में। तो ऐसे एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC ने एक सिस्टम बनाया। इन्होंने ये बोला कि आप किसी भी एक डिजिट के लिए एक प्रीफिक्स या एक वर्ड जो है वो यूज करेंगे। तो जैसे जीरो वर्ड है, अगर जीरो आपके पास डिजिट है तो इसके लिए हम निल यूज करते हैं। 1 के लिए यूनी या अन यूज करते हैं, 2 के लिए बाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, 4 के लिए क्वाड यूज करते हैं, 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं,
7 के लिए सेप्ट यूज़ करते हैं, 8 के लिए ऑक्ट यूज़ करते हैं, 9 के लिए नॉन यूज़ करते हैं और 10 के लिए डेक यूज़ करते हैं। तो ये डिजिट्स के लिए हमने वर्ड्स जो है वो फिक्स कर दिए। अब देखिए, आपके पास अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो देखो यहां पर 1 के लिए हम यूज करते हैं अन, 0 के लिए यूज करते हैं नील, फिर से 1 आया तो इसके लिए यूज करते हैं अन, और लास्ट में सफिक्स यूज करना है सभी के साथ इयम। दिस इज द सफिक्स दैट नीड टू बी यूज्ड विद एवरी एलिमेंट। तो इनको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? अन, नील, अनियम। तो ये इस एलिमेंट का नाम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 101 होता है। और इसका सिंबल क्या होगा? तो सिंबल जो है वो इस डिजिट का जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो हमारा सिंबल रहेगा, U, पहला अल्फाबेट कैपिटल, बाद वाले सारे स्मॉल। तो ये हो गया इसका सिंबल और ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो IUPAC ने ये सिस्टम बनाया उन एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है। तो ये आपको नोट करने हैं और इसी तरीके से इनकी अब प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम और एलिमेंट्स जो हैं उनके इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर और सिंबल जो है वो लिख के देखते हैं। 102, इसका क्या नाम होगा और क्या सिंबल होगा? तो अन, नील, बाई, यम। तो इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो तो आ गया अन, नील, बाई, यम, और इसका सिंबल हो गया UNB। सो दिस इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 102। दो आई एक साथ आ रहे हैं तो आप यहां से एक आई को हटा सकते हो, क्योंकि आई का प्रोनाउंसिएशन करते टाइम वो सिंगल ही साउंड होता है। तो ये हो गया, लेकिन एन को नहीं हटाना है। अन और नील, इसमें एन जो है वो नहीं हटेगा, आई जो है उसको आप हटा सकते हो इस तरीके से। इसका क्या नाम हो जाएगा? अन, नील, ट्राई, यम। फिर से दो आई एक साथ आते हैं तो हम एक आई लगाएंगे, अन, नील, ट्राइयम। सिंबल क्या हो जाएगा? UNT। दिस इज द सिंबल। वन 104, अन, नील, क्वाड, यम। तो नाम हो गया अन, नील, क्वाडियम और सिंबल हो जाएगा UUQ। दिस इज द सिंबल। ऐसे ही 105, अन, नील, पेंट, यम। क्या नाम बन गया? अन, नील, पेंटियम और सिंबल क्या आ जाएगा? UNP। सॉरी, अभी UNQ आएगा, UNP। तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं एलिमेंट्स की विच आर हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो इस डिस्प्यूट को इस तरीके से IUPAC ने स्पेसिफाई किया, सॉर्ट आउट किया। अब देखो बच्चों, हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अब पीरियोडिक टेबल जो है, जो बनाई गई एटॉमिक नंबर को एज अ क्राइटेरिया यूज करके, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो क्या है? इट इज इजी टू रिमेंबर।
एटॉमिक मास जो है वो कोई जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करते। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 नंबर से इंक्रीज होता है तो किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो 4 नंबर से इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4। तो डिफरेंस कितना आ गया? 3 का। तो अब हमें याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा उसका एटॉमिक मास 4 होता है। हीलियम के बाद आप जाते हैं लिथियम पे, इसका एटॉमिक मास आपको 7 मिलेगा, यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा 3 का ही। लेकिन लिथियम के बाद जब आप बेरिलियम पे जाएंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अब रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर एक इवन गैप नहीं होता एलिमेंट्स के बीच में जब हम एटॉमिक मास को एज अ क्राइटेरिया यूज कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले। लेकिन जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो यहां हम एटॉमिक मास को तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, यहां तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो सबका क्या होता है? रेगुलरली इंक्रीज होता है। तो यहां ऐसा हमें याद नहीं रखना पड़ता कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर होगा। आप एक सीक्वेंस वाइज में एलिमेंट्स जो है उनका नाम याद कर लीजिए, उनके एटॉमिक नंबर इजीली आप बता सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एक ज़्यादा आसान तरीका है जिसमें हम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं इजीली एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो ये हो गया इजी टू रिमेंबर। अब आते हैं सेकंड पे। एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स और हर एक ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि कोई एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादातर जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक में ज़्यादातर नॉन मेटल्स पाए जाते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज मेटल से डिफरेंट होती हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक के अंदर कम रिएक्टिव मेटल्स पाए जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, और इसी वजह से ये मेटल्स ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो इस तरीके से जब एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, which makes it easier to understand their properties। अब देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक लिमिटेशन आया था कि आइसोटोप्स को आप पोजीशन असाइन क्यों नहीं करते। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई तो ये लिमिटेशन जो था वो यहां पर खत्म हो गया, क्योंकि आइसोटोप्स जो होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है। तो इट एक्सप्लेन व्हाई आइसोटोप्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सभी आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटियम की बात कर रहे हैं या ड्यूटेरियम की या ट्रीटियम की, सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक ही है, तो इनको हम एक ही पोजीशन असाइन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लिमिटेशन जो हमने देखा था कि टेलुरियम और आयोडीन वाला केस था। टेलुरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा था, आयोडीन का कम था, फिर भी टेलुरियम को पहले रखा गया था। तो जैसे ही हमने क्राइटेरिया एटॉमिक नंबर को बनाया तो वो एनामोली अपने आप ठीक हो गई। तो टेलुरियम एंड आयोडीन, कोबाल्ट एंड निकल, whose atomic mass was not explained, this anomaly का मतलब contradicting situation, got itself corrected when atomic number was introduced। तो अगर आप एटॉमिक नंबर देखते हो टेलुरियम का, तो टेलुरियम का एटॉमिक नंबर जो है वो आयोडीन के एटॉमिक नंबर से कम होता है, लेकिन एटॉमिक मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका इससे। तो जब आप एटॉमिक नंबर पे शिफ्ट हुए एटॉमिक मास से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये जो कॉन्ट्राडिक्टिंग पोजीशन थी ये खत्म हो गई इन दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स की। कोबाल्ट जो है वो 27, निकल 28, इसका एटॉमिक नंबर भी अपने आप इसी ऑर्डर में रहता है। तो इस वजह से ये लिमिटेशन जो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये भी ठीक हो गया। तो जितने भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस थे उनमें से ज़्यादातर जो है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है।
इसके बाद एक और लिमिटेशन था, हमने देखा था कि भाई कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो कि कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एल्कली मेटल के साथ रखे हुए थे मेंडली पीरियोडिक टेबल में, तो वो अपने आप सेपरेट हो गए जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम alkali metals in modern periodic table। तो ये सभी limitations खत्म हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो ये एक ज़्यादा बेटर क्लासिफिकेशन का मेथड था जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए। अब देखिए, ये तो थे एडवांटेजेस, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की या डिफेक्ट्स की। लिमिटेशंस भी है कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब जो लोग परेशान करने वाले होते हैं वो तो हर जगह परेशान ही करेंगे। तो एक पॉइंट निकाल लिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन के फॉर्म में, हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन shows property of halogen but it is placed over alkali metals, so it is not explained। तो हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के जैसी दिखाता है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है ये हेलोजेंस के जैसी दिखाता है। अब जो लोग इसके सपोर्ट में है वो तो ये कह देते हैं कि इसकी पोजीशन सही है, लेकिन जो लोग इसके सपोर्ट में है वो ये कहते हैं कि इसकी पोजीशन गलत है। तो इसकी पोजीशन जो है वो एक लिमिटेशन बन गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि जब कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग ग्रुप के जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा तो आप उसको इस पे रखोगे तो ये जो है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, और अगर इस पे रख दिया इस एलिमेंट को तो ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो पाएंगी। तो ये लिमिटेशन जो है उसको दूर करने के लिए आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ रही है उसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को इस फर्स्ट मतलब एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा हुआ दिखाते ही नहीं है, बल्कि उसको यहां पर बीच में बनाने लग गए हैं। तो आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ रही है मार्केट में उसमें कुछ टेबल्स में हाइड्रोजन को बीच में बनाया जाता है इस लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए। तो ये हो गया पहला लिमिटेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद में देखो सेकंड लिमिटेशन। अभी हमने ब्लॉक पढ़े थे, तो ब्लॉक में हमने क्या देखा था कि हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो ये s सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका, मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन जब इसकी पोजीशन देखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है यहाँ पे p ब्लॉक के ऊपर। तो है s ब्लॉक का एलिमेंट लेकिन रखा हुआ है p ब्लॉक पे। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, याद रखना होगा आपको। हीलियम इज एन s ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द s सबशेल बट पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इज ओवर द p ब्लॉक एलिमेंट। ये है यहाँ पे। तो ये एक लिमिटेशन बन गया कि आपने हीलियम को यहां पे क्यों रखा, आपने इसको यहां पे क्यों नहीं रखा, ये तो s ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो इधर आना चाहिए था। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को मैच नहीं करवा पाते। ये एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बल्कि ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, नोबल गैसेस के जैसी। तो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मैच होती है, इस वजह से हम यहां पर एक एक्सेप्शन देखते हैं कि s ब्लॉक का एलिमेंट होके भी ये यहां रखा हुआ है, यहां नहीं है। तो ये था सेकंड लिमिटेशन। अब एक और लिमिटेशन है। कुछ लोगों ने ये बोला कि आपने f ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब इनको वो दर्जा नहीं दिया गया जो बाकी एलिमेंट्स को दिया जा रहा है। कैसे? ये एलिमेंट्स जो है इनको आपने पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल दिया, यहां पे बना दिया, इनको आपने यहां पर जो है वो इंसर्ट नहीं किया। तो एक्चुअल में अगर हम देखें ये एलिमेंट्स जो हैं ये बच्चों यहां पर आने चाहिए थे। ये पीरियोडिक टेबल यहां से ब्रेक होती, यहां पर ये एक्सपैंड होते, ये दोनों ग्रुप्स जो है वो यहां पर आते,
और ये पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में ऐसी बननी चाहिए थी। एफ ब्लॉक जो होता है उसकी पोजीशन एस ब्लॉक के बाद आती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब, फिर डी ब्लॉक आता है और फिर पी ब्लॉक आता है। लेकिन क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाती और इसको जो है वो इस तरीके से बनाते टाइम ज़्यादा स्पेस वेस्ट होता, तो इस वजह से जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर भी और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर भी इन एलिमेंट्स को नीचे बनाया गया ताकि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये देखने में सिमेट्रिक लगे और इस तरीके की जो है वो स्पेस की वेस्टेज को भी रोका जा सके। तो हालांकि हम इस चीज़ को कंप्लीटली जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, पर उस टाइम पर जिसने भी पीरियोडिक टेबल जो है वो डिज़ाइन की, जिसने भी उसकी शेप को जो है वो सोचा, उसने इसको इस तरीके से बनाया। तो हम आज के टाइम पे इसको इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन जो है वो एफ ब्लॉक की यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन इसको मेन फ्रेम में, दिस इज कॉल्ड मेन फ्रेम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये भी एक लिमिटेशन है, जो अपोज करेगा वो तो इस बात को जो है वो मानकर भी अपोज करेगा। तो इसी वजह से ये लिमिटेशन बना हुआ है। लोग ये कहते हैं कि आपने जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मेन फ्रेम में क्यों नहीं इंक्लूड किया। सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट, elements of F block are not included in the main frame of periodic table. This is the third limitation. Elements of F block are not included in the main frame of periodic table. तो ये हो गए हमारे लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बच्चों देखो, इस टेबल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं आपको जो है वो करवा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स बनाए गए थे। एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, IIT मेंस के पेपर में आ जाता है, नीट के पेपर में भी ये क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। दिस क्वेश्चन इज अबाउट ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अभी हमने देखा था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट्स का, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में जा रहा है, उसके बेसिस पे हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला ब्लॉक आता है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, इसके बाद में आता है पी ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। इन दोनों ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। और स्पेशली ग्रुप का जो लीडिंग एलिमेंट होता है, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये अपने अपने ग्रुप के लीडिंग एलिमेंट्स हैं, तो इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, यहाँ पर एस ब्लॉक है, यहाँ पर पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक जो है वो डिप्रेशन में होता है, तो क्योंकि लीड कर रहा है, हमें ऐसा लगता है अगर हम यहाँ से इधर जाएं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लीड कर रहा है, इस वजह से इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। तो ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। 4 एलिमेंट लिख के दे देगा आपको, आपसे जो है वो एलिमेंट का नाम पूछा जाएगा, तो आपको एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखना आना चाहिए। ये देख लो कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है या फिर पी ब्लॉक का है। जो भी एलिमेंट एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का होगा वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाएगा। अब देखो एस ब्लॉक की बात करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? दे हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम NS1 से लेके 2 तक। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस ब्लॉक के अंदर 2 तरह के एलिमेंट्स आते हैं, NS1 और NS2। NS1 वाले जो है इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स, और NS2 जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ये मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सो दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, और सॉफ्ट मेटल को काट सकते हैं हम नाइफ से। तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब एग्जाम्पल हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनको नाइफ से काटा जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं इस वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इजीली जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा सोडियम मेटल पानी में डालते ही अपने आप मेल्ट होके फ्लोट करने लग जाता है ऊपर, तो ये प्रूफ है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद में दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्यों होते हैं रिएक्टिव मेटल्स? आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है इन मेटल्स की। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रख लेना बच्चों, कई बार इससे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। एस ब्लॉक के बारे में ये थी। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप देखोगे तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2 NP 1 से लेके 6 तक। यहां पर N की वैल्यू शुरू होती है 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। N इज नॉट इक्वल टू 1 इन द केस ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। N की वैल्यू 1 नहीं होती क्योंकि 1p ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। तो P की शुरुआत ही 2 से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको, N इज नॉट इक्वल टू 1 इन द केस ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए इस ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो यहां पर दिस ब्लॉक कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। 3 तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं इस ब्लॉक में। मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, टिन, लेड, ये सभी एलिमेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, डेली लाइफ में यूज करते हैं। टिन भी मेटल है, लेड भी मेटल है, तो इन सबको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर पी ब्लॉक मेटल्स। मेटलॉइड्स की, नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आपने पढ़ाई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दे आर नॉट मेटल्स। मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पी ब्लॉक जो है वो सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स शो करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको एलिमेंट्स तीनों स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हैं सॉलिड स्टेट का? ये सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कोई ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में मिलता है और आपको याद है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और कोई ऐसे एग्जाम्पल्स जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं आपको याद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट आपको तीनों स्टेट शो करता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इसी वजह से इसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। और 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, इन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इसकी अगर आप पोजीशन देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो ये एस और पी के बीच में लाई करता है। ये एलिमेंट रिएक्टिव हो गए। ये नॉन मेटल जो है हेलोजेंस, ये भी रिएक्टिव हो गई। तो दो हाईली रिएक्टिव चीजों के बीच में मिलने वाली चीज जो है वो क्या होती है? लेस रिएक्टिव। पीरियोडिक टेबल के अंदर इधर से इधर जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, फिर दोबारा से बढ़ेगी।
तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटरमीडिएट होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, NS 0 से लेके 2, N-1 D 1 से लेके 10, वेयर N इज इक्वल टू, ये वैल्यू स्टार्ट होती है 4 से। तो N की वैल्यू जब 4 से स्टार्ट होगी तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। और इन एलिमेंट्स जो है ये आपको सिर्फ 4 पीरियड्स में ही मिलते हैं, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। इन 4 पीरियड्स में ही देखने को मिलेगा आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट। 1, 2, 3 के अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते। तो ये ऊपर जो 3 पीरियड्स आ जाते हैं 1, 2, 3, इनमें आपको कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से शुरुआत होती है 4th पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट की। यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स।